फूफो लंदन से हमें मिलने आई तो हमारे फटे फटारे कपड़े देखकर अम्मी से कहा, तुम अपनी बड़ी बेटी को मेरे साथ लंदन भेज दो, मैं इसकी वहाँ पर जॉब लगवा दूंगी, फिर तुम्हारे भी हालात बदल जाएंगे। तो अम्मी ने मेरी बहन को फूफो के साथ लंदन भेज दिया। मेरी बहन हर माह लंदन से हमें 5 लाख भेजती तो हमारे घर पैसे की रेल पेल होगी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर घर में कर दी थी। मैं अपने शोहर के साथ लंदन घूमने गई तो वहाँ कुछ लोग एक गंजी औरत को मार रहे थे। मैं इस औरत को बचाने गई तो इसकी शक्ल देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम रोशनी है। मेरे अब्बा एक प्राइवेट अदारे में ड्राइवर की जॉब करते थे। वो अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने कपड़ों और ठाट बाट पर लगा देते। वो ज्यादातर अपने अफसर के साथ यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते थे। इन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने अब्बा को खुले हाथों से अम्मी को पैसे देते हुए नहीं देखा था। अम्मी को जब भी मैंने देखा तो पाई पाई का मोहताज देखा। अपनी जरूरियात के लिए भी पैसे इनके पास कभी ना होते थे। हत्ता कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो वो यहाँ वहाँ से आधार पकड़कर डॉक्टर के पास जाती। बचपन तो हमारा ये सब देखते देखते गुजर गया। इस वक्त तो हम छोटे थे, बातों की समझ नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस पर क्या अपनी राय का इजहार करे। लेकिन यूं यूं मैं और मेरी बहन निमशा बड़े होते चले गए तो हमें घर की ये रूटीन देखकर बहुत दुख होता था। मेरी बहन निमशा और मैं अक्सर इस हवाले से बात करते कि आखिर अब्बा ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि ठीक ठाक इनकी आमदनी है, बस वे सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं। अम्मी को पैसे इतने नाप तोल कर देते हैं कि बस दाल रोटी पूरी होती है। इन पैसों से ना तो हम कोई अपने लिए कपड़े बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। हमारे कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर अम्मी कभी हमारे लिए अब्बा से पैसे मांगने की बात करती तो अब्बा शदीद गुस्से में आ जाते और कहते कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते कि जहाँ से तोड़कर मैं तुम्हें दूं। अब्बा अक्सर अम्मी को इतनी जली कटी सुनाते थे कि हम दोनों बहनों का दिल कट कर रह जाता था। हम ज्वाइंट सिस्टम फैमिली में रहते थे। मेरे ताया मेरे अब्बू से भी ज्यादा कमाते थे। वो अपने बच्चों पर खूब खर्च करते थे। इनके बच्चे अच्छा खाते और पहनते थे। ऐसे में हम दोनों बहनें एहसास महरूमी का शिकार हो जाती। हम बचपन से यही देखती आ रही थी कि जब भी तई सालन बनाती तो अपने बच्चों के लिए अलग कर लेती, जो कि ज्यादा शोरबे वाला नहीं होता था। लेकिन बाद में हांडी में इतना पानी डाल देती कि ना तो उसमें दाल का पता चलता और ना ही मसाले का। यूं लगता जैसे हम गड़े का पानी पी रहे हैं। अम्मी ने कई बार इस बात पर अपनी जेठानी से कहा कि जब हमने सालन लेना होता है तो आप इतना पानी क्यों डालती हैं। तब ताई अम्मी से लड़ने लग जाती कि तुम्हारा खावन महीने का जितना खर्चा मुझे देता है, इससे तो यही सालन बनेगा। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। अम्मी तो कब से चाहती थी कि हमारा किचन अलग हो जाए। कई बार उन्होंने अब्बा से इस बारे में बात भी की थी कि आप अगर यही पैसे मुझे दे दिया करें तो हम कम से कम ढंग से खाना तो बना सकेंगे। बच्चियां अच्छे खाने के लिए तरस जाती हैं। तब अब्बा ऐसे में अम्मी को इंतहाई हरकत भरी नजरों से देखते और कहते कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपना किचन अलग चला सको। भाभी तो इंतहाई समझदार औरत है, वो पैसों की कदर जानती है। तब अम्मी हैरत से इनकी तरफ देखती रह जाती। ऐसे में मैं और मेरी बहन ने हमेशा यही देखा था कि ताई अम्मी मेरे अब्बा को और भड़का देती थी और अब्बा अपने गुस्सा अम्मी को मार कर ही ठंडा करते थे और जो थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी के हाथ पर रखते थे वो भी देना बंद कर देते थे। मैं और बाजी रिमशा अक्सर अम्मी से लड़ पड़ती कि आपने ऐसे बंदे से शादी ही क्यों की कि जो हमारी जरूरतें ही नहीं पूरी कर सकता। तब अम्मी मुझे बहुत डांटती और कहती कि अगर तुम्हारी ये बातें तुम्हारी ताई ने सुन ली तो मेरा क्या हशर होगा, तुम जानती नहीं हो। मेरी ताई हर वक्त मेरी अम्मी को बिला वजह बातें सुनाती रहती थी। ऐसे में मुझे ताई अम्मी पर बहुत गुस्सा आता और मैं अम्मी के साथ साथ इनसे भी लड़ पड़ती कि आपको तो अब्बा जैसा खामन नहीं मिला, इसलिए आपको बढ़ चढ़ कर बातें करनी आती हैं। तब ताई अक्सर अपने होंठों पर हाथ रखकर हैरानगी से मेरी तरफ देखती और फिर अम्मी को कहती कि फरखंदा अपनी बेटियों को कैसी तरबियत कर रही हो, सारी जिंदगी खुद भी ना शुक्री करती रही और अब अपनी बेटियों को भी यही अमल सिखा रही हो। तब अम्मी हमेशा की तरह इनके आगे चुप कर जाती। अगर अम्मी मजीद इनसे झगड़ा करती तो ताई अम्मी फौरन शिकायत अब्बा को लगा देती थी और अब्बा की हमेशा से ये आदत थी कि वो ताई अम्मी की बातों में आकर अम्मी को बेतहाशा मारपीट करते थे। इसी बात पर हम दोनों बहनें अपने अब्बा से नफरत करने लगी थी। हमें ऐसे लगता था जैसे बेटा ना पैदा होने की वजह से अब्बा ऐसे हो गए हैं, मगर इस सब में हम बेटियों का क्या कसूर था। मैं अपनी बहन से पूछती कि क्या हमारी सारी जिंदगी अब्बा की नफरतों का शिकार रहेगी, क्या हमारी जिंदगी यूं सिसक सिसक कर और छोटी छोटी चीजों की हसरत में गुजर जाएगी। तब बाजी मेरी तरफ गौर से देखती और कहती कि तुम फिक्र मत करो छोटी, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे भी दिन फिर जाएंगे। मुझे न जाने क्यों अपनी बहन पर बहुत एतबार था, क्योंकि अक्सर वो अपनी पॉकेट मनी से मुझे कितनी ही बार मेरी पसंद की चीजें लेकर दे चुकी थी। वो चीजें होती तो बहुत मामूली नोयत की थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी होती थी।
جیسے کہ باربی ڈول جس کی فرمائش کرتے کرتے میری زبان تالو سے لگ جاتی تھی، مگر ابا نے میری یہ فرمائش انتہائی بے دردی کے ساتھ رد کر دی تھی اور کہا کہ تمہاری کوئی عمر ہے گڑیا سے کھیلنے والی، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ اس دن میں پوری رات نہ سو پاتی، کیونکہ ویسی یہ گڑیا میری تائی کی بیٹی کے پاس تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی گڑیا کو مجھے ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ میری یہ فرمائش کسی طور پر بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی تائی کی بیٹی کی گڑیا کو چرا لیا، اور یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو کہ میں نے اپنے گھر میں ہی کی تھی، اور مجھے یہ چوری کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کی بیٹی کو جب اپنی گڑیا نہ ملی تو اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا، رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس کی گڑیا میں نے چرائی ہے۔ تائی نے بھی اس کی یہ سائڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہے ہی چورنی، اب اگر ان کی فرمائشیں نہیں پوری ہوتی تو یہ اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالیں گی۔ تائی کی بات سن کر امی رو پڑی اور کہنے لگی کہ کچھ تو خدا کا خوف کرے بابی، آپ کی بیٹیوں اور میری بیٹیوں میں کیا فرق ہے؟ تب تائی ایک دم سے بولی یہی فرق ہے کہ میری بیٹیوں نے کبھی چوری نہیں کی اور تمہاری بیٹیوں نے تو آج ریکارڈ قائم کر دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر سے غائب ہو رہی ہیں، تم نے اپنی بیٹیوں کی بہت ہی غلط تربیت کر ڈالی ہے، اب اگر یہ بات تمہارے خامند کو پتہ چل جائے تو وہ ان کا گلا دبا دے گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے 100 روپے والی گڑیا پر اتنی باتیں سننے کو ملی تھی۔ امی بولی کہ اگر میری بیٹی روشنی نے آپ کی بیٹی کی گڑیا لے لی ہے تو کھیل کر واپس کر دے گی، لیکن کم سے کم اس گھر کے بڑی ہونے کے ناطے آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ باجی پہلی بار میرے حق کے لیے بولی تو میں باجی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے امی اور باجی کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ گڑیا میرے پاس ہے میرا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بار نے مجھے لار ڈالا تھا اور میں نے چپکے سے وہ گڑیا رات کو تائی کے کمرے میں رکھائی، کیونکہ میں مزید امی اور بہن کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھ رہی تھی۔ اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں چرائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں اور بہن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ جائے۔ ریمشا باجی نے جب میٹرک کیا تو انہوں نے جاب کرنے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شاپ پر سیل مین کی جاب شروع کر دی۔ امی باجی کی جاب کرنے والے فیصلے پر بالکل راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی بھی انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر یوں ہی ابا کو باجی کی نوکری کا پتہ چل گیا تو انہوں نے پہلے تو امی کو مارا اور پھر اس کے بعد باجی پر بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ اس روز نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ روک لیا اور انتہائی سخت لہجے میں ان سے کہا کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اگر آپ کو باجی کی نوکری بری لگتی ہے تو نکالیے ہمارا خرچہ، تاکہ ہم بھی ڈنگ سے انسانوں کے حلیے میں جی سکے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، اب باہر نکلتی ہیں تو دنیا والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی کہ ہمارے پاس تو ہمارا وجود چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہوتے۔ تو ابا میری باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے اور مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد تائی امی نے اپنا پروپوگنڈا شروع کر دیا اور ملنے والی خاتونوں کو مرچ مسالہ لگا کر ہمارے عیب جوئی کرتی اور کہتی کہ اس کی بیٹیاں بہت ہی آزاد خیال اور آوارہ ہیں اور اب یہ باہر نوکری کے لیے منہ مار رہی ہیں۔ سننے والی عورتیں بھی ایسی چٹپٹی خبروں کے لیے ہمارے گھر میں آتی تھی اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر ہماری طرف تنزیہ نظروں سے دیکھتی رہتی۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہ بچا کہ جہاں پر ہماری برائیاں تائی کے توڑ سے نہ پہنچی ہوں۔ تب امی یہ باتیں سن کر رو پڑتی اور اکثر باجی کو ڈانٹتی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، جن چند گھروں سے یہ امید تھی کہ تمہارے رشتے آ جائیں گے، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہم سے رشتہ داری کرنا چاہے گا۔ تمہاری تائی نے ہمیں بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں گوایا، اب کیا ہوگا؟ تو ایسے میں باجی امی کو حوصلہ دیتی کہ ہمارا رشتہ جہاں ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جسے ہمارے بارے میں جو سوچنا ہے سوچتا رہے، ہم لوگوں کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ تو تب امی چپ ہو جاتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر باجی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلد شادیاں ہو جاتی تھی، تائی کی بیٹیوں کے بھی رشتے طے ہو چکے تھے اور اب امی چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو جائے تاکہ وہ سکھ سے سر اٹھا کر جی سکے۔ پہلے پل تو صرف باجی کی نوکری کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگتی رہیں، لیکن پھر امی کو یہ سننے کو ملا کہ یہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہے، اس لیے ان کی شادیاں نہیں کرنا چاہتی۔ جس دن امی کے کانوں میں یہ بات پڑی تو اس دن امی ساری رات روتی رہی اور ایسے میں جب باجی نے اپنی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ میں رکھی تو امی نے باجی کو وہ رقم لٹا دی اور کہا کہ جیسے ہم پہلے وقت گزار رہے تھے ویسے ہی گزارا کرتے رہیں گے، تم یہ
पैसे अपने अकाउंट में डाल दिया करो। बाजी को समझ ना आई कि अम्मी इतनी अजनबी बातें क्यों कर रही हैं। जब मैंने इनको सारी सूरत बताई कि आज घर आने वाली खवातीन ने अम्मी को खूब बातें सुनाई हैं, बाजी ने जब सारी बातें सुनी तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अगले दिन ही बाजार गई और वहां से मेरे लिए और अम्मी के लिए 2 नए सूट लिए और नए जूते ले आई। पहली बार नए कपड़े देखकर मेरी आंखें खुशी से जगमगाने लगी थी, जबकि अम्मी तो इन कपड़ों को देखकर रोने लगी थी। बाजी चूंकि अच्छी सिलाई कर लेती थी तो रातों रात ही उन्होंने मेरे और अम्मी के दोनों सूट सिलाई करके हमें कहा कि इन्हें पहन लो। अब अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अच्छा पहनेंगे और खाएंगे। बहुत जल्द बाजी ने हमारा खाना पीना ताई से अलग कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात बदलते जा रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा आमदनी नहीं थी कि जिसमें बाजी मुझे आगे पढ़ा सकती, क्योंकि अब मैंने मैट्रिक कर लिया था और मैं बाजी की जॉब करना चाहती थी। लेकिन बाजी ने मुझे जॉब ही न करने दी और कहा कि मैं प्राइवेट ही FA कर लूं और अपनी तालीम पर फोकस दूं। वो अकेले ही करके निजाम को चला रही थी। फिर एक दिन हमारे घर लंदन से हमारी फुप्पो आ गई। मेरी फुप्पो की शादी बहुत ही ऊंचे घर में हुई थी। वो अपने बच्चों और शोहर के साथ लंदन में रहती थी। अम्मी फुप्पो के सामने अपने दिल के तमाम जख्म खोल कर बैठ गई। फुप्पो ने मेरी बड़ी बाजी से कहा कि अगर तुम बहुत अच्छी जॉब करना चाहती हो तो मेरे साथ लंदन चलो, वहाँ तुम्हारी बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी और तुम्हारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अम्मी को तो कोई एतराज नहीं था और अब्बा तो पहले ही हम बहनों के मामलात पर बात करना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा बाजी का झटपट वीजा आ गया और फुप्पो इनको अपने साथ लंदन ले गई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बाजी को एक पार्लर में नौकरी दिलवा दी और जब 5 लाख बाजी ने अम्मी की तरफ भिजवाए तो अम्मी हैरान रह गई कि कहाँ इनकी बेटे महीने के 8,000 कमाती थी और अब 5 लाख कमा रही है। मैं और अम्मी बहुत खुश थे, पर ताई का हर वक्त मूड खराब रहता। अम्मी ने इन पैसों को बहुत ही एहतियात और समझदारी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पोर्शन की मरम्मत करवाई। जब से वो ब्याह कराई थी कभी भी इस घर में रंग रोगन नहीं हुआ था। अम्मी के जहन में यही बात थी कि घर अच्छे से सेट हो जाए ताकि मेरा रिश्ता देखने के लिए आने वालों पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने घर के लिए अच्छी क्रॉकरी खरीदी, क्योंकि हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाता तो अक्सर ताई से बर्तन लेने पड़ते थे। इसलिए अम्मी ने टी सेट के साथ साथ डिनर सेट भी खरीदे और साथ ही साथ वो मेरे जहेज के लिए भी चीजें जमा करती जा रही थी, क्योंकि अब्बा को तो ना तो बाजी की फिक्र और ना ही मेरी शादी की कोई फिक्र थी और ना ही उन्होंने कभी इस हवाले से अम्मी से बात की थी। लिहाजा हमारे वाले से सब कुछ अम्मी ही अब सोच रही थी। इन्हीं दिनों बाजी ने पैसे बेचकर मेरा शहर के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और आने जाने की बाजी ने वैन भी करवा दी और मुझे कहा कि जितना पढ़ना है पढ़ लो ताकि तुम्हारे दिल को कोई हसरत ना रहे। मैं अल्लाह का हरदम शुक्र अदा करती रहती कि जिसने इतनी दरिया दिल बहन मुझे अता की थी। हमारे घर के अच्छे हालात देखकर ताई का मूड भी हमसे अच्छा होने लगा। खानदान दीगर रिश्तेदार खवातीन भी अब ताई की निस्बत हमारे घर में ज्यादा बैठना पसंद करती और वो कीमतें जो कभी वो अम्मी की ताई के सामने करती थी अब वो ताई की कीमतें अम्मी के सामने करने लगी थी। मुझे ये सब देख देख कर बहुत हंसी आती थी। ताई अम्मी ने हमारे घर दौलत की रेत पिल जब देखी तो उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। शायद इनके जहन में होगा कि मैं बहुत अच्छा जहेज लेकर आऊंगी, लेकिन मैंने अम्मी को साफ मना कर दिया कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन ताई के बेटे से शादी नहीं करूंगी। ताई के कहने पर अब्बा ने भी बहुत जोर दिया कि मेरा रिश्ता यहीं हो जाए, मगर अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि जहाँ पर बच्चों की ख्वाहिश होगी मैं वहीं पर इनका रिश्ता करूंगी। तो तब अब्बू चुप हो गए। इसी दौरान एक अच्छे घर से रिश्ता आया तो मेरी अम्मी ने फौरन हाँ कर दी और मेरी महीने के अंदर अंदर ही शादी होगी और मैं रुखसत होकर अपने शौहर सजाद के घर आ गई। सजाद की फैमिली बहुत अमीर थी। वो मुझे शादी के दूसरे दिन ही हनीमून के लिए लंदन ले गया। लंदन में मुझे हनीमून से भी ज्यादा बाजी से मिलने का शौक था। मेरी तो अपने मोहसन जैसी बहन को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। मैंने सजाद से एक फरमाइश की कि मुझे अपनी बहन के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो वो खुशी खुशी मुझे एक मॉल में ले गया जहाँ बाजी के लिए मैंने कपड़े और परफ्यूम लिया था। अचानक इस मॉल के बाहर लोगों का बेशुमार रश जमा होने लग गया। मैं भी सजाद के साथ बाहर आई ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। तब अचानक सड़क के दरमियान मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जिसके सर पर बाल नहीं थे। शायद किसी बीमारी की वजह से इसने अपना गंज करवाया हुआ था। वो औरत नीचे गिरकर बेहोश होगी। मैं भागकर इसे उठाने गई तो ये देख कर मेरी रूह लर्ज गई और मेरे मुंह से यकदम चीख निकली थी, क्योंकि वो औरत मेरी बहन रिमशा थी। सजाद ने एम्बुलेंस मंगवाई और हम इन्हें लेकर अस्पताल भागे। बाजी को देखे हुए लगभग 4 साल हो गए थे और वो इन 4 सालों में इतनी बदल जाएंगी मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तो अपनी उम्र से भी बड़ी नजर आ रही थी और उन्होंने अपने बाल भी कटवा दिए थे। जब इन्हें होश आया तो मुझे देख कर रो पड़ी थी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात पर थी कि बाजी के साथ फुप्पो नहीं थी। मैंने जब इनसे फुप्पो के बारे
में पूछा तो वे एकदम से उठकर बैठ गई। इन्हें कोई जरूरत नहीं है इत्तला देने की, बस खामोश रहो। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत हैरत हुई कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर मैं इनको लेकर फूफो के घर आई तो फूफो ने यूं ही बाजी को देखा तो इनसे लड़ने लगी कि तुम कहाँ चली गई थी, कम से कम बताकर बाहर निकला करो। तब बाजी खामोश होगी। मुझे फूफो का रवैया बहुत बुरा लगा था। मैं उस जात भी बैठे भी ना थे कि फूफो का बेटा हमारे सामने आ गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। जब बाजी ने इसको मेरी दुल्हन कहकर पुकारा था तब बाजी ने एकदम से मुंह से निगाहें चुराकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, जबकि फूफो एकदम से घबरा गई और इसे लेकर वहां से जाने लगी। बाजी ये सब क्या है, ये आपको मेरी दुल्हन क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं जानती थी फूफो का इकलौता बेटा आधा पागल था। फूफो ने इसका बहुत इलाज करवाया था मगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। लेकिन वो बाजी को ऐसा क्यों कह रहा है, मेरी समझ से बात था। मेरी बात पर बाजी रो पड़ी। फिर वो मुझे लेकर अपने कमरे में की। फिर यूं ही उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मेरा दिमाग चकरा गया। फूफो ने बाजी की शादी अपने बेटे के साथ करवा दी थी। फूफो और बाजी के दरमियान एक माहदा हुआ था कि अगर वो इनके बेटे के साथ निकाह कर लेती हैं तो वो इन्हें लंदन अपने साथ ले जाएगी और हर महीने 5 लाख भी देंगी। और बाजी चुपचाप हमारी खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान कर बैठी थी। और बाजी को कोई बीमारी ना थी, बस इसके शौहर हर माह अपने बाल कटवा देते थे और फिर वो जिद करते कि इनकी दुल्हन भी अपने बाल कटवाए, इसलिए बाजी कर जाती थी। अगर मजीद अम्मी इनसे झगड़ा करती तो ताई अम्मी फौरन शिकायत अब्बा को लगा देनी थी। अब्बा की हमेशा से ये आदत थी कि वो ताई अम्मी की बातों में आकर अम्मी से बेतहाशा मारपीट करते थे। इसी बात पर हम दोनों बहनें अब्बा से नफरत करने लगी थी। हमें ऐसे लगता था जैसे बेटा ना पैदा होने की वजह से अब्बा ऐसा हो गए हैं, मगर इस सब में हम बेटियों का क्या कसूर था? मैं अपनी बहन से पूछती कि क्या हम सारी जिंदगी अब्बा की नफरतों का शिकार रहेंगी? क्या हमारी जिंदगियां यूं सिसक सिसक कर छोटी छोटी चीजों की हसरत में गुजर जाएंगी? तब बाजी मेरी तरफ गौर से देखती और कहती कि तुम फिक्र मत करो छोटी, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे दिन भी फिर जाएंगे। मुझे न जाने क्यों अपनी बहन पर बहुत एतबार था, क्योंकि वो अक्सर अपनी पॉकेट मनी से मुझे कितनी बार मेरी पसंद की चीजें लेकर दे चुकी थी। वो चीजें होती तो बहुत ही मामूली नीयत की थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। इस बात पर अपनी जेठानी से कहा कि हमने सालन लेना होता है, आप इतना पानी क्यों डालती हैं? तब ताई अम्मी लड़ने लग जाती कि तुम्हारा खावन महीने का जितना खर्चा मुझे देता है इसमें यही सालन बनेगा, अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो किचन अलग कर लो। अम्मी तो कब से ये चाहती थी कि हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई बार उन्होंने अब्बा से इस बारे में बात भी की थी कि आप अगर यही पैसे अगर मुझे दे दिया करे, हम कम से कम ढंग से खाना तो बना सकेंगे। बच्चियां अच्छे खाने के लिए तरस जाती हैं। तब अब्बा ऐसे में अम्मी को इंतहाई हरकत भरी नजरों से देखते और कहते कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपना किचन अलग चला सकोगी। भाभी इंतहाई समझदार औरत है, वो पैसों की कदर जानती है। तब अम्मी हैरत से इनकी तरफ देखती रह जाती। ऐसे में मैं और मेरी बहन ने हमेशा यही देखा था कि ताई अम्मी मेरे अब्बा को और भड़का देती थी और अब्बा अपने गुस्सा अम्मी को मार कर ही ठंडा करते थे और जो थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी के हाथ पर रखते थे वो भी देना बंद कर देते थे। मैं और बाजी रिमशा अक्सर अम्मी से लड़ पड़ती कि आपने ऐसे बंदे से शादी ही क्यों की जो हमारी जरूरतें ही पूरी नहीं कर सकता। तब अम्मी मुझे बहुत डांटती और कहती कि अगर ये बातें तुम्हारी ताई ने सुन ली तो मेरा क्या हशर होगा, तुम जानती नहीं हो। मेरी ताई हर वक्त मेरी अम्मी को बिला वजह बातें सुनाती रहती। ऐसे में मुझे ताई पर बहुत गुस्सा आता था और मैं अम्मी के साथ साथ इनसे भी लड़ पड़ती कि आपको तो अब्बा जैसा खामा नहीं मिला, इसलिए आपको बढ़ चढ़ कर बातें करनी आती हैं। तब ताई अक्सर अपने होंठों पर हाथ रखकर हैरानगी से मेरी तरफ देखती और फिर मेरी अम्मी को कहती कि फरखंदा तुम अपनी बेटियों की कैसी तरबियत कर रही हो, सारी जिंदगी खुद भी ना शुक्री करती रही और अब अपनी बेटियों को भी यही अमल सिखा रही हो। तब अम्मी हमेशा की तरह इनके आगे चुप को खामोश रखने के लिए अपने बाल कटवा देती थी। मैं ये सोच सोच के निजामत के कड़े में गिरती जा रही थी कि बाजी ने हमारी खातिर अपनी जिंदगी की सब खुशियों को दाव पर लगा दिया। जब मैंने ये बात अपने शौहर सजाद को बताई तो इनका दिल भी दुखी हो गया था। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जब सजाद ने बाजी को कहा था कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, बस तुम अपने शौहर से खला ले लो, मैं वादा करता हूँ मैं अपने खानदान में कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा और किसी को तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बाजी ने हमारी बात मान ली थी और फिर वो अपने शौहर से तलाक लेकर हमारे साथ पाकिस्तान आ गई थी। वादे के मुताबिक 6 माह बाद सजाद ने अपने कजन अकील से बाजी की शादी करवा दी। अम्मी को तो पहले बहुत सदमा पहुंचा था, मगर जब बाजी अपने घर में खुश रहने लगी तो इन्हें भी तसल्ली हो गई थी। आज हम दोनों बहनें अपने घर और अम्मी अपने घर में खुश रह रही हैं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की ज़मकवाज़ कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।